नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी उमा दी। तो आइए सुनते हैं कहानी। मीना की बड़ी दी लकी रही। इतनी उम्र में भी उनकी शादी हो गई। एक उसास के साथ उमा दी ने वाक्य पूरा किया था। ये क्या कह गई उमा दी? छोटी बहन कम्मो ने जैसे चौंकते हुए उमा दी के शांत मुख पर दृष्टि डाली थी। जीवन के 50 बसंत जिनसे अछूते निकल गए, पतझड़ का वर्ण किए, उमा दी ने यह कैसी बात कही थी? कम्मो को अच्छी तरह याद है। चारों बहनों में उमा दी सबसे अलग थीं। जहां साज श्रृंगार की शौकीन छोटी बहनें हर शाम सिविल लाइंस घूमने निकल जाती थीं, उमा दी किताबों में सिर गड़ाए अपना भविष्य संवारती थी। अम्मा को उमा दी का वह पुस्तक प्रेम कभी नहीं भाया था। जब देखो तब उमा किताबें लिए बैठी रहती है। क्या करना है इतनी पढ़ाई करके? बड़ी लड़की से घर के काम में मदद मिलनी चाहिए, यहाँ उसे भी परोसकर थाली दो। निशब्द उमा दी पुस्तक छोड़ माँ के पास रसोई में जा खड़ी होती। अच्छा अम्मा, अब तुम आराम कर लो, हम खाना बना लेंगे। रहने दो, तुम्हें हमारे दुख कष्ट से क्या मतलब? अम्मा मान दिखाती। तुम्हारे दुख कष्ट को तुम्हारी बेटी नहीं समझेगी अम्मा। लाओ रोटी मैं बना दूंगी। अम्मा के हाथ से जबरन बेलन छीन उमा दी गोल गोल फूली रोटियां मिनटों में सेंक डालती थी। घर में जब भी किसी को भोजन पर आमंत्रित किया जाता, उमा दी रसोई का पूरा दायित्व सहज ही उठा लेती थी। उमा के हाथ में जादू है। ऐसी स्वादिष्ट कटहल की सब्जी पहले नहीं खाई। अतिथि सदैव ही उनकी पाक कला का लोहा मानते थे। घर की बड़ी लड़की के नाते उमा दी को जो संघर्ष झेलने पड़े, छोटी बहनों ने वो कष्ट जाने ही नहीं। उमा दी के बनाए रास्ते के कारण अन्य बहनों को भी सभी कुछ आसानी से प्राप्त हो सका था। उनके इंटरमीडिएट पास करते ही अम्मा ने उमा दी की शादी के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया था। बस बहुत हो गई पढ़ाई, इसके पीछे अभी 3-3 लड़कियों को निपटाना है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना है विवाह। मेरी शादी मत कीजिए बाबूजी। बाबूजी के सामने विनय करती दीदी रो पड़ती थी। बाबूजी के उदार विचारों ने उमा दी को सहारा दिया था। हर महीने कॉलेज की फीस न देने की बात पर अम्मा अड़ जाती और उमा दी फीस ले पाने के लिए उनकी मिन्नतें करती। अंततः फैसला बाबूजी ही करा पाते थे। उमा दी को कोसती अम्मा उनके हाथ पर फीस के रुपए पटक देती थी। उमा दी के संघर्षों को छोटी बहनों ने कभी सीरियसली नहीं लिया था। मझली कृष्णा दी तो उनके पढ़ाई प्रेम को व्यर्थ के काम की संज्ञा देती रहीं। न जाने बड़की दीदी को किताबों से कैसा प्रेम है, सिर भी ऊपर नहीं उठाती। शाम को छोटी बहनें मोहल्ले पड़ोस के घरों में जा बैठती। कभी चाट वाले को बुला चाट खाई जाती, पर उमा दी उनके कार्यक्रमों में कभी सम्मिलित नहीं होती। इसीलिए घूमने फिरने की शौकीन मझली कृष्णा दी सबकी आदर्श थी। बड़की दी तो महाबोर हैं। नन्ही निम्मो अपनी सम्मति देती बुरा सा मुंह बना लेती थी। संजली कम्मो ने कहीं सुन लिया था, कविता कहानी लिखने वाले अर्ध विक्षिप्त होते हैं, सो निम्मो को समझाती, अरे हिंदी वालों के दिमाग का थोड़ा स्क्रू ढीला होता है। उमा दी भी तो हिंदी वाली है ना। बहनों के सम्मिलित हास्य से उमा दी कभी विचलित नहीं हुई। कृष्णा दी इंटरमीडिएट के बाद घर बैठ गई थी। हमें आगे नहीं पढ़ना है अम्मा, हमें लिखाई पढ़ाई का शौक नहीं है। क्या करूं, जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती, छोटी की बात कैसे चलाई जाए? इसी समस्या के कारण अम्मा मन मार के रह जाती थी। उमा दी से फैशन की बात दूर, रंगीन कपड़े पहनने का आग्रह भी व्यर्थ था। हद तो तब हो गई जब वह बिना किनारे की सूती धोती और सफ़ेद ब्लाउज के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगी। ये नहीं कि वह देखने सुनने में कृष्णा दी से 19 थी, पर कृष्णा दी अपने रख रखाव के प्रति बेहद सजग थी। कृष्णा दी जहां अपने परिधान और मेकअप की विशिष्टता से 4 लोगों में अलग दिखती, वहीं उमा दी अपनी सादी वेशभूषा में उदास सुबह से अलग पहचानी जाती। उमा दी का उजला गोरा रंग बिना मेकअप के चमकता था। धूप में पैदल चलती उमा दी के गुलाबी हुए गालों को
सांवली कम्मो बड़ी हसरत से देखती थी। बड़की दीदी को भगवान ने बेकार ही इतना उजला रंग दे दिया। उन्हें तो इस रंग से मतलब ही नहीं। अगर हमारा ऐसा रंग होता तो लोग देखते रह जाते। उमा दी एमए फाइनल में पहुंच गई थी। कृष्णा दी को भी बाबूजी ने जबरन बीए करने भेज दिया था। घर में बैठकर समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है कृष्णा। पढ़ने लिखने से दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। उमा को देखकर तो कुछ सीखो बेटी। उमा दी के विवाह के लिए अम्मा की रातों की नींद उड़ गई थी। जिस दिन अम्मा को खबर लगी कोई साइकिल वाला लड़का उमा दी को घर तक पहुंचाने आता है, अम्मा ने खाना त्याग देने की घोषणा करती थी। अम्मा, वह तो अक्षय जी हैं, यहीं पास ही उनका घर है, उनका रास्ता भी तो यहीं से होकर जाता है। उमा दी ने उन्हें समझाना चाहा था। रहने दे उमा, बहुत दिन तेरी बातें सह ली, अब और सहन कर पाना कठिन है। मुझे ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं। कल से तेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद, समझी? ठीक है अम्मा, पर इतना जान लो, अगर तुम जिद कर सकती हो तो मैं भी अपने मन की करने को स्वतंत्र हूँ। क्या करेगी जरा बता तो। तुम स्वयं देख लोगी अम्मा। उमा दी के दृढ़ स्वर से अम्मा शांत हो गई थी। उमा दी की पढ़ाई पूर्ववत चलती रही। ए उमा दी, सच कहो, अक्षय जी से तुम्हारा कोई अफेयर है क्या? कृष्णा दी ने शब्दों में मधु घोल पूछा था। धत! उमा दी का मुंह लाल हो आया था। उमा दी की बीमारी की खबर पा अक्षय घर आ गया था। अम्मा पर तो जैसे वज्रपात हुआ, पर थोड़ी ही देर में अक्षय ने अपनी मीठी बातों से अम्मा का भ्रम दूर कर दिया था। अम्मा जी, पहले तो मैं आपका आशीर्वाद ले लूं। उमा बताती है आपकी प्रेरणा पाकर ही वह हर परीक्षा में इतने अच्छे अंक पाती है। मुझे भी आशीष दीजिए, कम से कम सेकंड तो आ जाऊं। अक्षय ने झुककर अम्मा के पांव छू लिए। क्या उमा ऐसा कहती है? नहीं बेटा, सच तो यह है वह अपनी मेहनत का फल पाती है। मैं अनपढ़ उसकी क्या मदद कर सकती हूँ। अम्मा गदगद हो उठी थी। कृष्णा के हाथ चाय के साथ पकौड़ियाँ और हलवा भेज अम्मा निश्चिंत हो किचन के काम निपटाने लगी थी। उस दिन से अक्षय का उस घर में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रह गया था। अक्सर यूनिवर्सिटी से लौटते समय अक्षय अम्मा के हाथ की चाय पीने रुक जाया करता था। कुछ दिनों से उमा दी की अपेक्षा कृष्णा को अक्षय का ज़्यादा इंतज़ार रहता था। अक्षय जी, आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों की? स्वर में जैसे कोई शिकायत रहती। क्यों भाई, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी? अक्षय मुस्कुरा उठता। क्यों, बिना ज़रूरत आपका इंतज़ार नहीं हो सकता? अपनी बात पर स्वयं चौंक कृष्णा आगे कहती जाती। मिस दत्ता के हिंदी सेमिनार के लिए एक अच्छा सा निबंध लिखना है। कुछ पॉइंट्स बता दें तो मेरी धाक जम जाएगी। तुम्हारी उमा दी से ज़्यादा अच्छा निबंध थोड़ी लिखा सकता हूँ। उनकी मदद क्यों नहीं लेती? उमा दी से मदद? अरे आप उन्हें नहीं जानते। अपनी किताबों से उन्हें फुर्सत कहाँ। दूसरों के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है। आप भी बता दीजिए, मेरे लिए आपके पास समय है या नहीं? कृष्णा मान दिखाती। अरे भाई, मेरे पास तो समय ही समय है। लाइए देखूं क्या लिखना है। अक्षय का पूरा समय जैसे कृष्णा के नाम हो जाता। उमा दी ने एक बार हल्के से प्रतिवाद करना चाहा था। तो अपना काम स्वयं क्यों नहीं करती कृष्णा? वह तेरे ट्यूटर तो नहीं है ना? मुझे समय देने के लिए अगर उन्हें आपत्ति नहीं तो तुम्हें क्यों जलन होती है उमा दी? कृष्णा के उस मुंहफट उत्तर ने उमा का मुख लाल कर दिया था। उस दिन के बाद से अक्षय से जैसे उमा दी कतराने सी लगी थी। कृष्णा का अधिकार क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा था। अक्षय के आते ही उसके कामों की सूची खुल जाती थी। अक्षय जी, कल हमारे डिपार्टमेंट का फेट है। लकी ड्रॉ के लिए मुझे गिफ्ट्स लानी है। जल्दी चलिए, वरना रात होने पर अम्मा नाराज होंगी। अरे उसे चाय तो पीने दे, अम्मा स्नेह से पुकारती। ना अम्मा, देर हो जाएगी। चाय इन्हें बाहर ही पिला दूंगी। आइए, अब और देर ना कीजिए। उल्टे पांव अक्षय को कृष्णा के साथ वापस जाना पड़ता था। अक्षय की कृष्णा के साथ बढ़ती व्यस्तता के कारण उमा दी को अक्षय के साथ बैठ बात करने की जरूरत नहीं सी रह गई थी। उमा दी सबसे उदासीन फिर अपने कवच में सिमट गई थी।
अकेले पुस्तकों में सिर गड़ाए रहने वाली उमा दी पर किसी ने विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी थी। उस समय कम्मों ने महसूस भी किया था। उमा दी पहले तो अक्षय जी के आने पर खिलसी जाती थी। शुरू में अक्षय उनकी पूछताछ करता था, फिर धीरे धीरे उमा दी की अनुपस्थिति भुला दी गई थी। उस दिन सदा के शांत गंभीर बाबूजी कृष्णा पर अचानक दहाड़ उठे थे। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? साथ आए अक्षय को उन्होंने अनदेखा कर दिया था। जी जी, हम लोग पिक्चर चले गए थे। बाबूजी के उस स्वर ने कृष्णा को हड़बड़ा सा दिया था। शर्म नहीं आती? गैर आदमी के साथ अकेले पिक्चर जाते? चलो घर के अंदर। यही भले घर की लड़कियों का ढंग है। अक्षय से कुछ न कहकर भी बाबूजी ने बहुत कुछ कह दिया था। घर के अंदर पहुंच बाबूजी ने कृष्णा को चेतावनी दे डाली थी, दोबारा उसके साथ देखा तो तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा कृष्णा। मेरी जिद जानती है ना। उस दिन का अपमानित अक्षय दोबारा घर नहीं आया था। कृष्णा की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा ने बाबूजी को समझाना चाहा था। मुझसे पूछ कर गई थी कृष्णा, इस तरह घर आए आदमी का अपमान किया जाता है क्या? तुम चुप रहो। ऐसा आदमी किस काम का जिसमें सही गलत पहचानने की शक्ति नहीं? मतलब तुम्हारा, तुम नहीं समझोगी। वह यह भी नहीं समझ सका कि उसे क्या करना चाहिए था। जरा सी भी गंभीरता नहीं, वरना हीरा छोड़। कौन सा हीरा छोड़ा है उसने? कृष्णा हमारी किससे कम है? बाबूजी का वाक्य काट अम्मा ने पूछा था। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। उम्र के इस पड़ाव पर कम्मो समझ सकी है। उमा दी की जगह कृष्णा की ओर झुकने वाले अक्षय ने बाबूजी को आहत किया था। उमा दी बाबूजी की आदर्श बेटी नहीं है। बाबूजी की आकांक्षाएं उनमें ही साकार हुई थी। बाबूजी ने हमेशा कहा, धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, असली धन तो विद्या धन है, जितना खर्चो बढ़ता जाता है। अम्मा को बाबूजी का वह दर्शन कभी नहीं भाया। सरकारी नौकरी कर रहे भाइयों के ठाट बाट के आगे शिक्षक बाबूजी अम्मा की दृष्टि में सदैव हे ही रहे। उस घटना के बाद बाबूजी ने उमा दी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी। जल्दी ही बाबूजी उमा दी के लिए सुपात्र खोज लाए थे। अपने वीरेंद्र का बेटा यहीं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, हमें पता ही नहीं। सुनते ही बोला, उमा जैसी बहू मिलना उसके परिवार का सौभाग्य होगा। खिले मुख से बाबूजी ने अम्मा को सूचना दी थी। अम्मा ने बाबूजी को अपने भाइयों के सामने सदैव नाकारा ही ठहराया। इकलौती बहन के रूप में अम्मा को भाइयों का अगाध स्नेह प्राप्त था। कई बार भाइयों की इच्छा अनिच्छा के आगे अम्मा ने बाबूजी की इच्छाओं की आसानी से अवहेलना की थी। इस बार भी वही हुआ। उमा के लिए इन्होंने एक लड़का देखा है। आपकी राय हो जाती तो बात आगे बढ़ाते। अम्मा ने बड़े भाई की राय लेना जरूरी समझा था। घर बार लड़का कैसा है तुम तो जानती हो शांता। तुम्हारे पति भोले बाबा हैं, कहीं धोखा न खा जाएं, जिंदगी भर की बात है। भाई ने बाबूजी की पसंद पर शंका प्रकट की थी। इसीलिए तो चाहती हूँ आप एक बार सब देख भाल आते तो तसल्ली हो जाती। देखता हूँ। लड़का देखने गए बड़े मामा घर आ रुष्ट हो उठे थे। मुझे तो पहले ही पता था धर्मपाल ऐसा ही लड़का खोजेंगे। जानती हो शांता, मांसाहारी है पूरा खानदान। मांस भक्षी लड़का खोज लाए हैं धर्मपाल। ये बात तो इन्होंने बताई थी दादा, पर उमा को उसके लिए आपत्ति नहीं है। क्या? अगर मेरी अपनी बेटी मुँह से ऐसी बात निकालती तो कह देता, जा अपने लिए कोई म्लेच्छ ढूंढ ले। अरे जिस घर में प्याज तक नहीं आता उस घर में मांस भक्षी जमाई बनकर आएगा। बड़े मामा दहाड़ उठे थे। लड़के के पिता का कहना है उमा पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। डरते डरते अम्मा ने भाई को बताना चाहा था। क्या कह रही हो शांता? लड़की को म्लेच्छों में देने की ठान ली है तो मुझे दूर ही रखना। मैं शादी में नहीं खड़ा होने वाला। बड़े मामा ने चेतावनी दे डाली थी। बड़े भाई की घोषणा ने अम्मा को निरस्त्र कर दिया था। अगर बड़े दादा ही शादी में न खड़े हुए तो कौन संभालेगा?
इन पर भरोसा नहीं मुझे। बाबूजी क्रुद्ध हो उठे थे। इतना नकारा नहीं हूं मैं, मेरी भी बेटी है वह, कुएं में नहीं झोंक दूंगा उसे। बाबूजी के क्रोध से अविचलित अम्मा ने उस प्रस्ताव को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया था। जब मेरे भाई ही शामिल न हो तो कैसी शादी? भाई के प्यार में डूबी अम्मा ने उमा दी के मन की बात भी नहीं जाननी चाहिए थी। उमा दी ने खूब पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनने का सपना देखा था। प्रोफेसर पति के साथ उनकी कितनी अच्छी निभती। शायद आज यह बात सभी महसूस करते हैं। अंततः बड़े मामा ने उमा दी के लिए वर खोज निकाला था। उनके एक पूर्व परिचित की बहन का लड़का था प्रकाश। बड़े मामा ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। इतना आदर्श घर वर मिलना उमा का सौभाग्य ही समझो। एक पैसा दान दहेज नहीं लेंगे। लड़के ने कहा कि एकदम सादगी से विवाह होना चाहिए, बैंड बाजा कुछ नहीं चाहिए। अम्मा का मुंह खुशी से चमक उठा था। बैंड बाजा नहीं होगा तो शादी का कैसे पता चलेगा? हम तो खूब रिकॉर्ड बजाएंगे। निम्मो ने विरोध प्रकट किया था। अम्मा, उमा दी कह रही थी, लड़के ने उन्हें देखने की भी इच्छा प्रकट नहीं की। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कम्मो ने धीमे से अम्मा से शंका प्रकट की थी। बेशर्मी की हद है। और पढ़ाओ लड़कियों को। ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म से मर क्यों न गई उमा? बड़े मामा उमा दी के दुस्साहस पर चकित थे। उमा दी की बारात को क्या बारात कहा जा सकता था? गिनती के 5-7 व्यक्ति प्रकाश के साथ आए थे। भांवरों के लिए चलने को प्रस्तुत प्रकाश के पाजामे के फटे पांचे पर बड़े मामा की दृष्टि पड़ गई थी। बेटा, तैयार हो जाओ, भांवरों का समय हो रहा है। मैं तैयार हूँ, गंभीर स्वर में प्रकाश ने उत्तर दिया था। पर तुमने कपड़े नहीं बदले हैं शायद। तुम्हारा पाजामा पांचे से फटा हुआ है बेटा। फटा हुआ है तो क्या हुआ? बेकार के दिखावों से नफरत है मुझे। चलिए। बड़े मामा के दिल में जैसे कहीं कुछ दरक सा गया था। अपने को संयत रख चुपचाप एक ओर जा खड़े हुए थे। कभी रंगीन कपड़े ना पहनने वाली उमा दी लाल साड़ी में गजब की सुंदर लग रही थी। उमा दी के साथ बैठे प्रकाश किसी भी तरह उमा दी के योग्य नहीं जच रहे थे। उमा दी की विदाई की तैयारी हो रही थी। कचौड़ी की दाल पीसने को उठाई सिल मेहरी के हाथ से गिर 2 टुकड़ों में टूट गई थी। भय से मौसी की आंखें फट गई थीं। हाय राम, ये कैसा अपशकुन? कैसा अपशकुन मौसी? कम्मो हंस पड़ी थी। अरे, पत्थर टूटना बहुत बड़ी बदशगुनी होती है कम्मो। चुप रहो बसंती, शादी का घर है, ऐसी बातें नहीं करते। ताई जी ने मौसी को झिड़का था। विदा के समय अजीब दृश्य आ खड़ा हुआ था। उमा दी और प्रकाश के लिए फर्स्ट क्लास कूपे के टिकट खरीदे गए थे। शेष बारातियों के लिए सेकंड क्लास में सीटें रिजर्व करा दी गई थीं। प्रकाश ने शोर मचा दिया। मैं अपने साथियों का अपमान नहीं कर सकता। किसने कहा था मेरा टिकट अलग खरीदो? मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। उत्तेजना से प्रकाश का मुंह तमतमा आया था। पर बेटा, ये तो सोचो, सबके साथ उमा का क्या होगा? दबे स्वर में बड़े मामा ने प्रकाश को समझाना चाहा। मैं सेकंड क्लास में ही जाऊंगा। अपनी बेटी को फर्स्ट क्लास में भेजना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। मामा जी उस सपाट उत्तर पर हतप्रभ रह गए थे। उमा दी को भीड़ भरे कंपार्टमेंट में बिठाते बाबूजी उदास हो गए थे। मेरी बेटी का ध्यान रखना प्रकाश बेटा। सबके सामने कुछ मांगने में उसे संकोच होगा। बेटी के झुके मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ धरते बाबूजी का कंठ रुंध आया था। 4 दिन बाद छोटे भैया को दीदी को विदा कराने भेजा गया था। उन्हें लेने पहुंचे लोग स्टेशन पर उमा दीदी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हरी लाल चुनरी में उमा दी खूब प्यारी लग रही थी। घर पहुंचते ही अम्मा ने उन्हें सीने से लगा लिया था। कैसे हैं तेरे ससुराल वाले उमा? सास तो अच्छी है ना? हाँ अम्मा, सब लोग खूब अच्छे हैं। क्या दिया है तेरी सास ने? मौसी ने उत्सुकता से पूछा था। कंगन दिए थे उन्होंने, पर उन्हें पहन सफ़र में आते समय चोरी का डर था, सो वहीं रख लिए हैं। उमा दी ने आसानी से बताया था। और तेरे यहाँ के गहने? अम्मा जैसे चौंक गई थी।
वो तो साथ लाई हूँ अम्मा। प्रकाश कैसा लगा हमारी उमा को? छोटी भाभी ने परिहास किया था। उन्हें तो ऑफिस का ज़रूरी काम आ गया था। जिस दिन पहुंचे उसी दिन लखनऊ जाना पड़ गया भाभी। क्या? शादी के बाद एक दिन भी घर नहीं रुका? क्या कह रही है उमा? छोटी भाभी उमा दी के भोले मुख को निहारती विस्मित हो उठी थी। उन्हें काम जो था भाभी, उसी सहज निश्चलता से उमा दी ने जवाब दिया था। घर में कानाफूसी शुरू हो गई थी। उस सबसे उदासीन उमा दी सहज और सामान्य सब काम करती रहीं। अम्मा ने उमा दी की अभिन्न सहेली विभा से पूरी बात पता लगाने को कहा था। ये उमा तो पगली है विभा। विवाह के बाद प्रकाश ने इससे बात भी नहीं की और ये इतनी खुश है कि ठीक है चाची, मैं बात करती हूँ। विभा से पूरी बात सुन अम्मा मौन शून्य में ताकती रह गई थी। 5 दिन ससुराल में रहने के बाद भी उमा कुंवारी है। भला इस बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकेगा? विभा के द्वारा ही अम्मा ने उमा दी से प्रकाश के नाम पत्र लिखवाया था। उत्तर सर्वथा अप्रत्याशित था। प्रकाश ने उमा दी को लिख भेजा था। उन्हें विवाह के लिए जबरन भेजा गया था। वे कहीं और बंधे हैं। उस बंधन से मुक्त हो पाना उन्हें संभव नहीं। उमा अपनी पढ़ाई पूरी कर कहीं नौकरी करने को स्वतंत्र है। कम्मो उस समय बहुत छोटी थी। उमा दी पर क्या बीती होगी समझ पाने की शक्ति ही कहाँ थी। फिर भी बड़े मामा के साथ अम्मा उमा दी को ले प्रकाश के घर गई थी। प्रकाश ने उन्हें एक रात भी अपने घर रुकने की अनुमति नहीं दी थी। उमा दी की सास ने माफी मांगते हुए कहा था, हमने समझा था सुंदर पत्नी पाकर वह ठीक हो जाएगा, पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारी ही लड़की मिली थी आपको। शर्म नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बिगाड़ते? बड़े मामा दहाड़ उठे थे। कुछ भी कहना सुनना या प्रकाश को समझा पाना व्यर्थ था। प्रकाश ने 2 टूक फैसला सुना दिया था। अम्मा ने मरने की धमकी देकर शादी के लिए भेजा था। मैं चला गया था, पर विवाह का दायित्व तो निभाना असंभव है। हाई कोर्ट से नो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। प्रकाश ने आसानी से कागजात साइन करके भेज दिए थे। अम्मा बाबूजी के सामने नई समस्या आ खड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बेटी का डाइवोर्स छोटी बहनों का तो भविष्य अंधकारमय कर जाएगा। उमा दी के डाइवोर्स की बात भरसक छिपाकर रखने के बावजूद मोहल्ले पड़ोस की स्त्रियां उमा दी से उनके पति ससुराल वालों की बातें पूछ पूछ कर परेशान कर डालती थी। उस समय कम्मों को उमा दी पर ही गुस्सा आता था। उमा दी, तुम न ढंग के कपड़े पहनती थी, न कभी जरा सा भी मेकअप किया, इसीलिए तो जीजा जी ने तुम्हें पसंद नहीं किया। और क्या, कृष्णा दी को देखो, सभी लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं। निम्मो ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। दोनों की बातें सुनती उमा दी ने दृढ़ता से अपने होंठ भींच लिए थे। घर में दूसरी ही समस्या थी। उमा दी के डाइवोर्स की बात फैलने से अन्य बहनों के विवाह में बाधा का भय था। सबकी सलाह पर कृष्णा दी का विवाह जल्दी करने का निर्णय लिया गया था। कृष्णा दी का लावण्य और रख रखाव किसी को भी सहज ही आकृष्ट कर सकता था। कृष्णा दी का विवाह जल्दी ही तय हो गया था। कृष्णा दी के विवाह में उमा दी भाग भाग कर काम कर रही थी। सबका उनसे एक ही प्रश्न था, अरे उमा, तेरे पति देव कब पहुंच रहे हैं? उमा, प्रकाश नहीं आए? निम्मो कम्मो की सहेलियां उन्हें अलग परेशान कर रही थी। अरे बड़े जीजा जी नहीं आए? ऐसा भी क्या काम? आज कम्मो समझ सकती है उस दिन को उमा दी ने कैसे झेला होगा। उत्साहित उमा दी तो अपने गहने कपड़े भी कृष्णा दी को दे डालती, पर अम्मा ने उन्हें रोका था। ये सब तेरे हिस्से का है उमा, कृष्णा को जो देना है हम दे ही रहे हैं। अम्मा ने उदास उसास भरी थी। कृष्णा दी के विदा होने के बाद से अम्मा को उमा दी का दुख खाए जा रहा था। लड़की की उम्र ही क्या है, इतना बड़ा पहाड़ सिर पर आ पड़ा। अप्रत्यक्ष रूप से अम्मा अपने को अपराधी मानती थी। बड़े मामा तो जैसे स्तब्ध रह गए थे। उनके हाथों ये कैसा अन्याय हो गया। बाबूजी बेहद उदास हो आए थे। उमा दी ने उस समय किस असीम धैर्य का परिचय दिया था,
उनके जीवन के साथ इतना कुछ घट गया, पर वह उससे उदासीन सामान्य जीवन जीने का अभिनय करती रही थी। तुमने वो सब कैसे सहा दीदी? समझदार होने पर कम्मो ने पूछा था। कम्मो के सवाल का उमा दीदी ने कितनी सरलता से जवाब दिया था। अगर वैसा न करती तो क्या अम्मा बाबूजी जी पाते कम्मो? और फिर रो धोकर मिल भी क्या पाता? अम्मा बाबूजी ने उमा दी के लिए फिर वर की खोज शुरू कर दी थी, पर उमा दी के साथ परित्यक्ता शब्द जुड़ चुका था। वर पक्ष की ओर से ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते कि अपमानित बाबूजी क्रुद्ध हो उठते थे। देखिए साहब, कोई बात तो होगी जिसकी वजह से लड़के ने आपकी बेटी को छोड़ दिया। भाई, जानते बूझते तो दूध की मक्खी निगली नहीं जा सकती ना। अच्छा होता प्रकाश मर जाता, तब समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। बाबूजी झुंझला उठते। बच्चों वाले व्यक्तियों से उमा दी की शादी के लिए अम्मा का मन नहीं ठहरता। हमारी लड़की तो कुंवारी है, बच्चों के साथ आगे चलकर बड़ी मुश्किलें आती हैं। अम्मा के तर्क वितर्कों में उमा दी की राय जानने की कतई कोशिश नहीं की गई थी। उमा दी ने भी अपने आप को पुस्तकों के पीछे छिपा लिया था। अपनी राय देने की कोशिश एक बार की थी, पर उस अपराध पर बड़े मामा ने जिन विशेषणों से अलंकृत किया था, उन्हें वह क्या कभी भूल सकती थी? कम्मों के लिए लड़का मिलते ही विवाह निपटा दिया गया था। उमा दी तब तक कॉलेज में अस्थायी लेक्चरर नियुक्त हो चुकी थी। कभी कभी अम्मा झींकती कह जाती, पता नहीं इस उमा में क्या कमी है। फलाने की लड़की का आज डाइवोर्स हुआ और 2 महीने बाद दूसरी शादी रचा बैठी। उमा दी ने कभी इन बातों के विरोध में यह भी नहीं कहा, अम्मा, जो मेरे लिए घर आया तिलक लौटा, मुझसे विवाह करने को तैयार था, उस समय तुम्हारी यह बुद्धि कहाँ गई थी? बाबूजी के मित्र का लेक्चरर पुत्र उमा दी पर सचमुच मुग्ध था। तिलक की दावत पर भी बाबूजी से उनके मित्र ने यही कहा था, उमा के लिए हम यह तिलक भी लौटा सकते हैं धर्मपाल। आज उनका वह पुत्र कनाडा के विश्वविद्यालय का सम्मान बना हुआ है। ना उमा दी ने बड़े मामा से कभी कोई शिकायत की, जिन्होंने उमा दी के विवाह का परिणाम देख अपनी बेटियों को मांसाहारियों में ब्याहने में बाधा नहीं डाली थी। उनकी समझ में आ गया था कि उन मांस भक्षियों के मुकाबले प्रकाश तो नरभक्षी था, जिसने एक सजीव जीवन निर्जीव जीने को छोड़ दिया था। बड़े मामा के जीते जी उमा दी उनका भरपूर स्नेह पाती रही। कृष्णा और कम्मो को भी उमा दी से शिकायत ही रही, क्योंकि उनके कारण दोनों को ससुराल में हमेशा तानों का शिकार होना पड़ा। कहीं जरा कोई चूक हुई नहीं कि सुनाई पड़ता, अरे इसकी तो सारी बहनें एक सी हैं, बड़ी घर बैठी है, इसे भी वहीं भेज दो तो ठीक हो जाएगी। दोनों के पतियों ने असली बात जानने के लिए बार बार कुरेदा था। भला यह भी कोई विश्वास योग्य बात है कि प्रकाश का किसी और से संबंध था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया? अरे आदमी 10 जगह संबंध बनाए रखकर भी पत्नी रखता है। कृष्णा दी के पति व्यंग से मुस्कुराते। मुझे तो लगता है प्रकाश ने तुम्हारी उमा दी के किसी गंभीर अपराध की सजा दी होगी। कम्मो का पति और गहरे जाकर सोचता। आंखों के सामने जवान लड़की को तपस्विनी का जीवन बिताते देखना अम्मा को बहुत भारी पड़ता था। शायद इसीलिए उमा दी ने दूसरे शहर में जॉब ले लिया था। उस समय उमा दी की उम्र ही क्या रही होगी, 25 या 26 वर्ष। उमा दी ने लोगों की व्यंग दृष्टियों का कैसे सामना किया होगा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उमा दी के लिए अम्मा बाबूजी बराबर प्रयत्नशील रहे, पर कहीं बात बन न सकी। यह सच था, उमा दी चाहती तो एक वर्ष जुटा पाना उन्हें कठिन नहीं था। कभी किसी ने उनके पास तक पहुंचने की कोशिश की तो घर वाले चिहुक उठते, छी, भला वह हमारी उमा योग्य है? अरे जात पात भी न माने, कम से कम और दामादों के साथ तो बैठने लायक हो। धीरे धीरे एकाकी जीवन ही उमा को रास आने लगा है, ऐसा मान सबने आश्वस्ति की सांस ली थी। घर के सभी सदस्यों की जरूरतें उमा दी से ही पूरी होती। बच्चों में तो उमा दी के प्राण बसते थे। हर बच्चे के जन्मदिन पर भारी उपहार के साथ उमा दी पहुंच
उत्सव सा समारोह आयोजित कर डालती। बच्चों को भी उनकी प्रतीक्षा रहती। उमा मौसी से छोटी बड़ी फरमाइशें की जाती। अम्मा बाबूजी की बीमारी उमा दी ही झेलती। तुम तो अकेली हो उमा दी, तुम ही छुट्टी लेकर घर चली जाओ। यहाँ बच्चों और उनके पापा को कौन देखेगा। कभी कृष्णा, कभी कम्मो निम्मो के आदेश उन तक पहुंचते रहते। अम्मा बाबूजी को भी तो उन्हीं का आसरा रहता। अम्मा कहती, उमा तो हमारा लड़का है। एक बार दबी जबान उमा दी ने कभी कोई बच्चा गोद लेने की बात की थी। पूरा घर स्तब्ध रह गया था। तुम समझती नहीं उमा, गोद लेने से क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन आएंगे तुम नहीं जानती। बात कुछ हद तक ठीक भी थी। उमा दी का जो स्टेटस था उसमें गोद लिए बच्चे का भविष्य क्या बनता। जीवन के 50 बसंतों की मादक हवा से अछूती उमा दी ने आज पहली बार मीना की उस बहन को भाग्यशाली ठहराया जिसका विवाह हो गया। एक बात पूछूं उमा दी, क्या तुम्हें सचमुच कभी कोई मन लायक नहीं मिला? जो नहीं मिला उसके लिए अब क्या सोचना कम्मो। तुम चाहती तो अक्षय जी तुम्हें मिल सकते थे उमा दी। जो चीज अपने से छोटों को भा जाए उसे छीनना क्या ठीक है कम्मो? म्लान मुख उमा दी ने पूछा था। तुमने ऐसा मौका ही क्यों आने दिया उमा दी? जब तुम्हारे प्राप्य पर कोई अनाधिकार हक जमाने का प्रयास कर रहा था तभी तुमने क्यों नहीं उसकी सीमा बता दी थी? घर की बड़ी बेटी थी ना कम्मो, मैंने सबको देना ही जाना। तुम्हें किसने क्या दिया? हम सब ने भी तो तुम्हारे साथ अन्याय ही किया है उमा दी। कम्मो का स्वर तनिक भारी हो आया था। छी पगली, मेरी यही नियति थी। नहीं उमा दी, तुम्हारी इस नियति के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। सबने अपनी इच्छा तुम पर ला दी, वरना वीरेंद्र अंकल के पुत्र से विवाह रचा आज तुम भी कनाडा में सुख से न जीती। पता नहीं कम्मो सुख से जी पाती या नहीं, पर आज तुम सबको सुखी देख मैं कितनी संतुष्ट हूं तू नहीं समझ सकेगी। जानती है, अपने अंतिम समय तक बड़े मामा अपने को क्षमा नहीं कर सके थे। जीवन का कितना बड़ा सत्य वह मेरे कारण ही तो जान सके ना। कैसा सत्य? यही ना कि तुम्हारे बाद किसी भी लड़की के विवाह के लिए सामिश निरामिश वर का प्रश्न नहीं उठाया गया। भला ये भी कोई बात थी जिसके लिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया उमा दी? कुछ देकर ही तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। मेरे कारण तुम सबको उन बेकार की बातों की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ी। मुझे इसी का संतोष है कम्मो। दूसरों के लिए ही सोचती रही उमा दी, कभी अपने लिए एक पल को भी नहीं सोचा। सोचा था कम्मो, सच कहूँ तो आज भी सोचती हूँ। पर तू ही बता, क्या विवाह ही जीवन की नियति है? क्या तुम सब मेरे नहीं हो? क्या नहीं है मेरे पास? एक सच कहूँ उमा दी, पूरे जीवन तुमने अपने को आदर्शवादिता के झूठे आवरण में लपेट हर अन्याय सिर झुका स्वीकार किया। अपनी इच्छा अनिच्छा दूसरों के नाम कर तुमने यश जरूर पाया, पर सच पूछो तो तुम्हें मिला क्या है? कोई है जो तुम्हें माँ कह पुकार सके? कम्मो का स्वर उत्तेजित हो उठा था। यह क्या कह रही है कम्मो? मैंने सचमुच कुछ नहीं पाया। उमा आवाक थी। मुझे माफ करना दीदी, तुम्हारे प्रति हमेशा आक्रोश उमड़ता रहा। तुम विद्रोह क्यों न कर सकी उमा दी? तुम्हारा जीवन तुम्हारा क्यों नहीं रहा? तुम तो ऐसी नहीं थी उमा दी। ठीक कहती है कम्मो, शायद तब इसलिए विरोध न कर सकी कि बचपन से सुनती आई थी बड़ी बेटी दूसरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। बड़ों की आज्ञा पालन ही उसका एकमात्र धर्म होना चाहिए। और अब क्यों नहीं अपना आक्रोश उनके प्रति व्यक्त करती? क्या तुम्हारे अंतर में आग नहीं धधकती उमा दी? यह आग क्या आसानी से बुझ सकती है? सच तो यह है, पहले की अपेक्षा आज जब अपने बारे में ऐसा वैसा कुछ सुनती हूँ तो तिलमिला जाती हूँ। क्या गलती की थी मैंने? विवाह के 7 फेरों के लिए अपराधिनी क्यों बना दी गई मैं? तुम्हें अपराधी कौन कहता है दीदी? ये समाज कम्मो। क्लास में अगर लड़कियों से कहती हूँ अन्याय सहन करना गलती है तो बाहर ताने सुनती हूँ। कैसे ताने दीदी? यही कि पति से लड़कर अपनी जिंदगी तो बिगाड़ ही ली,
अब लड़कियों का जीवन बिगाड़ रही हूँ। इतना अन्याय कैसे सहती हो उमा दी? जी चाहता है प्रकाश का मुंह नोच डालूं, सबके सामने ले जाकर कहूं असली अपराधी यह है, दंड इसे मिलना चाहिए। मुंह नोचने से क्या जबरन किसी का हृदय जीता जा सकता है कम्मो? शांति से सोचकर देखो तो प्रकाश और मेरा अपराध क्या एक सा नहीं है? क्या कह रही हो उमा दी? उस दुष्ट से अपनी तुलना कर रही हो? क्या बड़ों की खुशी के लिए हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया? अपने मन की बात अगर साहस पूर्वक कह सकी होती तो आज यह स्थिति क्यों आती? अब भी तो तुम किसी से कुछ नहीं कहती उमा दी। अब किससे क्या कहूं? अम्मा का दयनीय मुख, बड़े मामा का क्षमा मांगता सा अपराधी चेहरा, बाबूजी का असहाय आक्रोश देख कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर सबसे बड़ी शिकायत तो अपने से ही है। अपने से शिकायत क्यों? कम्मो विस्मित थी। अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकने का दंभ रखने वाली मैं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई थी? अपने लिए निर्णय लेने का साहस क्यों न कर सकी? क्यों मैंने अपने को नियति के हाथों छोड़ दिया? क्यों मैं उससे हार गई? नहीं उमा दी, तुम कभी पराजित नहीं हुई। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते रहे, उल्टा सीधा कहते रहे, तुमने पलटकर भले ही उन्हें जवाब न दिया हो। अपने लिए सही रास्ता चुन आज उनसे प्रशंसा पाती हो ना? कितनी लड़कियों का भविष्य संवार रही हो तुम। सचमुच उमा दी की प्रशंसा करने वालों की भी कमी न थी। किसी की निंदा प्रशंसा का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है कम्मो। एक बात पूछूं उमा दी, तुम तो हम सबसे अलग थी। विद्रोहिणी रूप में हम तुम्हें पहचानते रहे, फिर विवाह को क्या तुमने भी अंतिम नियति स्वीकार किया है? विवाह अंतिम नियति नहीं, पर एक सत्य स्वीकार करूंगी। मैंने भी पति बच्चों के साथ एक घर का सपना जरूर देखा था कम्मो। उसके लिए अब क्या करोगी दीदी? बहुत सोचने के बाद लगता है अपने को बहुत सीमित दायरे में बांधे रही हूं मैं। इसीलिए कभी कभी अभाव कसक उठते हैं। अब अपने क्षितिज का विस्तार कर सुख पाना है। क्षितिज का विस्तार? हाँ, निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के लिए सपनों की दुनिया बसाऊंगी कम्मो। उन स्त्रियों और बच्चों में मैं भी क्या अपनी खुशी नहीं पा सकूंगी? जरूर पा सकोगी उमा दी। अपने इस नए परिवार में तुम्हारा सपना पूरा हो, यही मेरी कामना है। कम्मो का स्वर भाव विह्वल था। हाँ, न जाने किस कमजोर पल में मीना की दीदी की बात कर बैठी थी कम्मो। सच तो यही है, विवाह के बाद भी कितनी स्त्रियां भरपूर जीवन जी पाती हैं। फिर इसे हम अपनी नियति क्यों स्वीकार करें? ठीक कहती हो उमा दी। कभी तो लगता है तुम ही अच्छी रही। अपने मन का कुछ भी करने को स्वतंत्र तो हो। हमें तो हर बात के लिए घर भर का मुंह ताकना पड़ता है। कम्मो फिर उत्तेजित हो उठी थी। अच्छा अच्छा, अपना मूड खराब मत कर। शायद अम्मा ठीक ही कहती थी, जो मिले उसी पर संतोष कर। उमा ने बात हंसी में टालनी चाहिए थी। काश अम्मा की बात सच होती, पर वास्तविकता तो यह है, जो हमें मिलता है हम कभी उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। बताओ उमा दी, ये सच है या नहीं? सच और झूठ के अपने अलग मापदंड होते हैं। अम्मा ने जीवन का सीधा रास्ता खोज लिया। जो कुछ हुआ या होता है वह भाग्य के अधीन है। सामान्य जीवन जीने के लिए यही आसान तरीका भी है कम्मो। कुछ अंशों में तुमने भी तो वही रास्ता अपने लिए चुना था उमा दी। शायद हाँ, पर अब मैंने अपनी राह अलग करने की ठान ली है कम्मो। चल तुझे वह प्लॉट दिखाऊं जहां मेरे सपनों का घर आकार ले रहा है। सच दीदी, तुमने सपनों का महल बनवाना भी शुरू कर दिया और हमें बताया भी नहीं। सोचा था सबको सरप्राइज दूंगी, पर आज बातों में तुम्हारे सामने रहस्य खुल ही गया। ओह उमा दी, यू आर रियली ग्रेट। चलो अब मैं और नहीं रुक सकती। उतावली में उठती कम्मों को देख उमा दी स्नेह से हंस पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।